हेलो बच्चों, हम सिंपलेक्स मेथड के दूसरी वीडियो में आ गए हैं। पहली वीडियो में हमने सिंपलेक्स मेथड का एक थोड़ा सा प्रोसीजर बताया था, उस पर एक छोटी सी एग्जांपल कराई थी। अब मैं दूसरी एग्जांपल करा रहा हूँ सिंपलेक्स मेथड पर ही, जिससे कि और क्लियरिटी आ जाए सिंपलेक्स मेथड के अंदर। देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ली है, मैक्सिमम जेड इक्वल टू माइनस के 2x1 प्लस माइनस के x2। फिर इसमें कंस्टेंट जो लिए हैं वो तीन लिए हैं आपकी बार मैंने, 3x1 प्लस के x2 इक्वल टू 3, दूसरा 4x1 प्लस के 3x2 ग्रेटर इक्वल टू 6, और थर्ड वाला दिया है x1 प्लस के 2x2 लेस देन इक्वल टू 4। पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। मैं पहले बता चुका था, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लैक, सरप्लस वेरिएबल, ये सब हमने पहले चैप्टर के अंदर वीडियो डाल रखी है उसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म की। तो वो सब वहां पर सीख लीजिए, उसे एक बार देख लीजिए तो तुम्हें समझ में जल्दी आएंगे। अच्छा, सिंपलेक्स मेथड है, मैंने इसकी पहली वीडियो डाल दी है, तो पहली वीडियो में भी एक बार सिंपलेक्स मेथड देख लीजिए कि उसमें कैसे कैसे समझाया गया है। ठीक है। अब उसे और क्लियर करने के लिए हम दूसरी एग्जांपल ले रहे हैं, इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बदलूंगा। स्टैंडर्ड फॉर्म की वही चार कंडीशन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में होनी चाहिए, मैक्सिमम में है। सारे कंस्टेंट की राइट हैंड साइड नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, 3 6 4 नॉन नेगेटिव है। सारे वेरिएबल नॉन नेगेटिव होने चाहिए। दो वेरिएबल हैं x1 x2, वो भी नॉन नेगेटिव है। ठीक। फिर चौथी कंडीशन होती है, सारे कंस्टेंट को इक्वेशन में बदलो। तो देखो, पहले वाला इक्वेशन में है, दूसरा इक्वेशन में नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बड़ी है। तो जब बड़ी होती है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें माइनस करना पड़ेगा जिससे कि इक्वल आ जाए। और जो थर्ड वाली है, उसमें लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना पड़ेगा। तो जब ऐड करते हैं इक्वल बनाने के लिए तो उसे स्लैक, और जब घटाते हैं तो उसे सरप्लस कहते हैं। तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना के लिख रहा हूं, पहले इन्हें सही कर रहा हूं मैं। देखिए, पहले वाला 3x1 प्लस के x2 इक्वल टू 3, ये सही है, इक्वल आ रहा है यहाँ पर। दूसरे को सही कर रहा हूं मैं, 4x1 प्लस के 3x2। यहाँ पे देखिए, यहाँ मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये साइड बड़ी है, तो मैंने s1 माइनस कर दिया और इक्वल टू 6। तो जब माइनस करते हैं उसे बोलते हैं सरप्लस, तो s1 यहाँ पर सरप्लस है। ठीक है। इस वाले में देखिए, लेफ्ट हैंड साइड छोटी है, तो x1 आ गया प्लस के 2x2, और यहाँ पर मैंने ऐड करना पड़ेगा, और वो लिख दिया मैंने s2 इक्वल टू कितना आ गया 4, ये ऐड कर दिया। तो अब ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई। ठीक। अब इन्हें एक बार ऑब्जेक्टिव फंक्शन में दिखा लीजिए। मैक्सिमम जेड इक्वल टू माइनस के 2x1 माइनस के x2, इसमें s1 s2 नहीं है, अपने पास से डाल दीजिए, 0 s1 और 0 s2, ये डाल दिया। तो ये देखो, ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, s1 s2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब टोटल वेरिएबल 4 हो गए हैं। अब यहां से सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म थी। अब यहां से सिंपलेक्स मेथड क्या कहता है, एक टेबल बनाइए, उसे बोलते हैं इनिशियल सिंपलेक्स टेबल या स्टार्टिंग सिंपलेक्स टेबल। अब वो टेबल कैसे बननी है उस पर ध्यान देना। देखिए, टेबल बनाने के लिए, एक मिनट, टेबल थोड़ी बड़ी बनती है, ध्यान सुनना जा। देखिए, यहां पे लिखा जाता है बेसिक वेरिएबल, यहां पे सी बी कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल, यहां पे एक्स बी बेसिक वेरिएबल का सॉल्यूशन होता है ये, और यहां पे लिखे जाते हैं सी जे। यहां पर जितने भी वेरिएबल्स हैं इस प्रॉब्लम में वो सारे लिखिए। x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, ये सारे मैंने यहां पर डाल दिए, ये डाल दिए। ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारे कंस्टेंट हैं, उसमें देखो x1 कोएफिशिएंट क्या क्या है, 3 4 1, तो यहाँ पे लिखो 3 4 1। फिर x2 के लिखो 1 3 2, तो 1 3 2। फिर s1 के देखो, s1 पहले में नहीं है तो 0, s1 दूसरे में है तो -1, तीसरे में नहीं है 0, और s2 देखो, पहले में नहीं है 0, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में है तो 1 आ गया। ठीक है। ये हमारे जितने वेरिएबल्स थे सारे लिख लिए, उनके कोफिशिएंट लिख लिए। ध्यान रखना, पहले कंस्टेंट में, पहली रो में पहले कंस्टेंट्स है, दूसरी रो में दूसरे कंस्टेंट्स है, और तीसरी रो में तीसरे कंस्टेंट के लिखे जाते हैं कोफिशिएंट। अब ऊपर आते हैं सीजे, इसे बोलते हैं C1, यहाँ लिखा जाएगा C2, यहाँ लिखा जाएगा C3, यहाँ पर C4। ये कहां से आएंगे, ये मिलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। ध्यान रखना, इन्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन से निकालने हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से बताया था ना पहले वीडियो में। तो C1 कितना है -2, C2 कितना है -1, C3 कितना है 0, और C4 कितना है 0। ये S1 का कोफिशिएंट है ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, ये S2 का है,
ये x1 x2 का है, ये x1 का है। फिर यहाँ क्या आते हैं, xb में क्या आते हैं, जो कांस्टेंट की राइट हैंड साइड होती है 3 6 4 वो यहाँ आती है 3 6 4 ये। फिर यहाँ पे क्या आते हैं, यहाँ आते हैं बेसिक वेरिएबल। अब यहाँ से कहानी स्टार्ट होती है। देखिए यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ मिलना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3 रो का है, तो 3 रो 3 बाई 3 का होगा। तो देखो यहाँ पर आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम होता है 3 बाई 3 में 1 0 0, तो 1 0 0 कहीं पर भी नहीं आ रहा। सेकंड कॉलम होता है, पहला कॉलम होता है 1 0 0, दूसरा कॉलम होता है 0 1 0, तीसरा कॉलम होता है 0 0 0 0 0 1। तो थर्ड कॉलम तो मिल रहा है, लेकिन हमें ना तो फर्स्ट मिल रहा ना सेकंड मिल रहा। तो यहां पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल होना ही चाहिए। जो वेरिएबल्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं उन्हें ही बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। वो यहां लिखे जाएंगे कि पहला कॉलम किसने बनाया, दूसरा किसने बनाया, तीसरा कॉलम किसने बनाया आइडेंटिटी मैट्रिक्स का। अगर आइडेंटिटी के मैट्रिक्स के यहाँ कॉलम अवेलेबल नहीं है तो ये मेथड आगे नहीं बढ़ सकता। तो वे कॉलम यहां पर आने ही चाहिए। तो कॉलम कैसे लाए जाएंगे, देखो थर्ड कॉलम तो हमें दे रहा है, कौन दे रहा है, S2, सॉरी, तो S2 हमें थर्ड कॉलम दे रहा, तो यहाँ पे S2 हो गया हमारा थर्ड बेसिक वेरिएबल ये वाला। अब रह गया S1 S2। तो देखिए यहाँ पर अब क्या करा जाएगा, जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल पाता तो फिर हमें अपने पास से कुछ काल्पनिक या आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड कराने पड़ते हैं। आर्टिफिशियल कह दीजिए, काल्पनिक कह दीजिए, इमेजनरी कह दीजिए। अब वो वेरिएबल कहां पर ऐड किए जाएंगे वो देखिए, क्योंकि हमें फर्स्ट कॉलम नहीं मिल पा रहा, 1 0 0 नहीं मिल पा रहा, तो पहले वाले में इसमें मैं एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दूंगा A1। A1 एक आर्टिफिशियल वेरिएबल डाल दूंगा, तो A1 का एक नया कॉलम यहाँ पर बनाया जाएगा। अब यहाँ पर मैं A1 का कॉलम भी बनाऊंगा। A1 का कॉलम क्या होगा, यहाँ पर 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 1 0 0, तो ये मुझे आइडेंटिटी का फर्स्ट कॉलम देगा। तो वो यहाँ लिखा जाएगा बेसिक वेरिएबल A1। लेकिन अभी तो मुझे आइडेंटिटी का सेकंड कॉलम भी नहीं पता, तो सेकंड वाले में यहाँ पर मैं एक बेसिक वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल एक और डाल दूंगा A2। ठीक है, तो यहां पर एक नया कॉलम और बनाऊंगा मैं A2। फिर सुन लीजिए, जो आइडेंटिटी के मैट्रिक्स से कॉलम नहीं मिल रहे हैं, जरा फर्स्ट कॉलम नहीं मिल रहा, तो फर्स्ट वाले कंस्टेंट में तुम्हें एक काल्पनिक वेरिएबल बनाना है जिसे बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। तो उसका नाम रखा मैंने A1। फिर सेकंड कॉलम भी नहीं मिल पा रहा तो सेकंड वाले में डाल दिया। अगर थर्ड कॉलम भी नहीं मिलता तो थर्ड में भी मैं A3 डालूंगा। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर लेकिन थर्ड कॉलम तो मेरे पास में था जो S2 बना रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर केवल A1 और A2 डाले हैं। अब देखो A2 का कोफिशिएंट पहले में नहीं है, A2 तो 0, सेकंड में डाला है तो यहाँ पे 1 आ गया, थर्ड में डाला नहीं है तो 0 आ गया। तो इस तरह से कॉलम पूरे हो गए, लेकिन यहाँ पर आ गया A2। तो ध्यान रखना बेसिक वेरिएबल कौन होते हैं, जो आइडेंटिटी के कॉलम बनाते हैं। तो A1 बना रहा है फर्स्ट कॉलम, ये रहा, A2 बना रहा है सेकंड कॉलम, S2 बना रहा है थर्ड कॉलम। अभी टेबल पूरी नहीं हुई है, क्यों नहीं हुई है, यहाँ पर हमें CV चाहिए, ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में है ही नहीं, ये तो तुमने काल्पनिक डाले हैं। तो जब ये काल्पनिक वेरिएबल पढ़ते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल पढ़ते हैं, तो यहाँ पर दो टेक्निक हैं इस मेथड को, एक मिनट के लिए, हाँ, दो टेक्निक हैं इस मेथड, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। उनका नाम है, एक का है बिगम मेथड और एक का है टू फेस मेथड। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सारी बातें, एक बार देख लीजिए बच्चों, एक मिनट के लिए, थोड़ी सी प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है इसमें। ये यहाँ देखिएगा, ऊपर लिखा मैंने आर्टिफिशियल वेरिएबल टेक्निक। क्या लिखा, समटाइम बेसिक मैट्रिक्स मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज नॉट ऑब्टेन एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कभी कभी बेसिक मैट्रिक्स नहीं मिल पाता या आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मिल पाता इन द स्टार्टिंग सिंप्लेक्स टेबल, शुरू वाली टेबल में। टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी, इस डिफिकल्टी को कैसे हम अलग करेंगे, वी इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएबल्स कॉल्ड द आर्टिफिशियल वेरिएबल टू ईच ऑफ सच कंस्टेंट। हम कुछ अपने पास से आर्टिफिशियल वेरिएबल डालेंगे उस तरह के कंस्टेंट में जिसमें इनकी जरूरत है। दीज वेरिएबल्स आर फिक्टिशियस, ये वेरिएबल्स काल्पनिक होंगे और कैन नॉट हैव एनी फिजिकल मीनिंग, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये तो केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाने के लिए, जिससे कि सिंप्लेक्स मेथड आगे बढ़ जाए, इसलिए डाले जाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पे क्या कहा, जब किसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंदर आर्टिफिशियल वेरिएबल इंक्लूड हो जाएंगे तो फिर दो मेथड लगाए जाएंगे, एक है बिगम मेथड
या इसका कांस मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है टू फेस मेथड। तो आज की वीडियो हम केवल बिगम मेथड सीखेंगे। अब बिगम मेथड क्या कहता है, वो क्या कहेगा, ध्यान से सुनना। जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल नहीं होगा स्टैंडर्ड फॉर्म के द्वारा, तो हमें काल्पनिक वेरिएबल डालने पड़ते हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने पड़ते हैं। तो फिर दिमाग में दो मेथड होते हैं, एक होता है बिगम मेथड, एक होता है टू फेस। ये दोनों मेथड एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, या तो बिगम से सोल्व करोगे उस प्रॉब्लम को, या तुम टू फेस से करोगे। पहले हम आज बिगम मेथड सीखेंगे। तो बिगम मेथड क्या कहता है, इसे कांस मेथड भी कहते हैं। यहां पे लिखा मैंने, इन दिस मेथड ए वेरी लार्ज नेगेटिव प्राइस माइनस एम, हम यहां पर माइनस एम असाइन करेंगे टू ईच आर्टिफिशियल वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो कोफिशिएंट हैं वो माइनस एम लेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल के, और जिसमें एम जो है वो पॉजिटिव में बहुत बड़ा होगा, लेकिन माइनस लगने के बाद वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए इसने लिखा वेरी लार्ज नेगेटिव प्राइस, माइनस लगने के बाद। अगर एम नेगेटिव हुआ और बाहर तुमने माइनस में लगा दिया, फिर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ना ना ना, एम पॉजिटिव होगा, माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तब जाके नेगेटिव होगा ये। ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैंने एक ये ऑब्जेक्टिव लिखा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसमें कैसे चेंज हो जाएगी। देखो जेड, ये सी एक्स का मतलब जो तुम्हें प्राइमरी वेरिएबल दिए हुए होंगे, स्लैक का मतलब उसके कोफिशिएंट तुम जीरो डालोगे, जो मैंने अभी S1 S2 के डाले थे। एस में कोफिशिएंट क्या डालता, जीरो, ये डाल रखा। S2 का कितना डाला, जीरो। तो स्लैक के और सरप्लस वेरिएबल के तो कोफिशिएंट तुम्हें जीरो ही लेने हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल डालोगे उसका कोफिशिएंट माइनस एम डालोगे। ये लिखवा दिया मैंने यहाँ पर। बस बिगम ने इतनी सी बात बताई है कि तुम्हें आर्टिफिशियल के कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या लेने, बस उसके बाद फिर वैसे ही जैसे तुम सोल्व करते हो वैसे सोल्व करना। कहने का मतलब यहाँ पर डाला जाएगा माइनस के, हमने दो डाले थे ना, माइनस के एम ए वन और माइनस के एम ए टू। ये बस बिगम ने इतनी सी बात बताई है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर जो आर्टिफिशियल कोफिशिएंट हैं उनके माइनस एम डालने हैं कोफिशिएंट आर्टिफिशियल वेरिएबल के। ठीक है, तो अब उसके बाद वैसे ही प्रॉब्लम सोल्व करो जैसे तुम करते हो। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, इसका सी कितना बन गया, अब इसका सी बन गया माइनस के एम, और इसका सी कितना बन जाएगा दूसरे वाले का, उसका भी माइनस के एम। ये बन गए इनके सी। ठीक है, टेबल थोड़ी सी बढ़ा दी मैंने, ये रही, क्योंकि अभी हमें बाद में पीछे मिनिमम रेशो भी निकालनी होगी। अब यहाँ ध्यान दो, तो जब इनके हमें सी चल गए पता, तो सी बी वाले कॉलम आ जाइए। अब सबके सी पता है तो यहाँ बच सकते हैं। बताइए क्या बताया था तुम्हें, सी का मतलब है ये ऊपर वाली वैल्यू किसकी, लेकिन बेसिक वेरिएबल की। बेसिक वेरिएबल कौन बनाए तुमने, A1 A2 A3। तो A1 का कॉलम, A1 के ऊपर देखो, A1 के ऊपर कितना है, माइनस एम, तो इसका सी माइनस एम है। A2 कहाँ है, ये रहा, A2 का सी ये रहा ऊपर माइनस एम। S2 का देखो, S2 का सी ऊपर लिखा हुआ जीरो, ये। तो इस तरह से टेबल कंप्लीट हो जाती है। ठीक, अब टेबल कंप्लीट होने के बाद में बस दो ही काम करने पड़ते हैं, एक तो जेड जे निकालना पड़ता है और एक डेल्टा जे। उनसे ही चलता पता कि हाँ इसमें प्रॉब्लम में जो आंसर है हमारा वो अच्छा है या नहीं है। देखिए अब हम यहाँ पे निकालेंगे, दो चीज निकालनी, एक तो सबसे पहले निकालना है जेड जे। अब जेड जे तुम्हें कैसे बताया था, सोचो जेड जे कैसे निकलेगा। जेड जे का मैंने फॉर्मूला बताया था, जेड जे जब भी निकलता है सी बी वाले कॉलम की एक्स जे में मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, जैसा मान लो तुम्हें Z1 निकालना, Z1 का मतलब यहाँ जो वैल्यू आएगी, तो ये CB वाला कॉलम है और ये X1 वाला कॉलम है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो कॉरस्पॉन्डिंग। अब मल्टीप्लाई करके जोड़ के जो आएगा वो यहाँ लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा कितना बैठेगा, 3 माइनस के एम और माइनस के 4 माइनस के 7 एम हो जाएंगे, तो कुल मिलाकर माइनस के 2 कितना बैठ जाएगा, माइनस के तो हो जाएंगे 7 एम, ये रहा। और बस ये जो हो गया, ये तो बैठेगा। अब यहाँ देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस के एम, इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस के 4m हो गए, और ये जीरो हो गया, माइनस के 4m यहाँ आ गया। फिर उसके बाद में इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो जीरो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो जीरो, नहीं माइनस के m प्लस के m हो गए, इसकी इससे इसमें जीरो, तो यहाँ प्लस के m आ गए। अरे सी बी इंटू एक्स जे की मल्टीप्लाई करनी है बस। और ये सी बी, और ये यहाँ पे देखो ये रहे, इनकी मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें जीरो, इसकी इसमें यहाँ जीरो, इसकी इसमें यहाँ जीरो, तो कुल मिला के जीरो आ गया। ऐसे ही A1 वाले कॉलम की और CB वाले कॉलम की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा माइनस के m, ये बाकी सब जीरो जाएंगे तो माइनस के m आ जाएगा। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये भी माइनस के m आ जाएगा। इस तरह से हमने जेड जे निकाल लिया। फिर निकालना है डेल्टा जे। अब डेल्टा जे कैसे निकलते हैं, डेल्टा जे सी जे में से सी जेड जे माइनस कर देते हैं। सी जे कौन से ऊपर वाले और जेड जे कौन से ही है, तो बस इनमें से कॉरस्पॉन्डिंग माइनस करते जाओ। -2 में से इसे माइनस कर दो, तो -2 में से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 7m हो जाएंगे, ये आ गया। फिर इसमें से इसे माइनस कर दो,
तो -1 में से इसे माइनस करेंगे तो प्लस के 4m हो जाएंगे। फिर 0 में से इसे माइनस करेंगे तो माइनस के m आ जाएंगे। फिर 0 में से ये माइनस 0 हो जाएगा। इसमें से इसे माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। इसमें से ये माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना हमेशा, जो बेसिक वेरिएबल होते हैं आइडेंटिटी के कॉलम होते हैं, जरा A1 का कॉलम आइडेंटिटी का है, A2 का, S1 का, S2 का, इनके डेल्टा जो आते हैं ये डेल्टा ये हमेशा ही 0 आते हैं। ये कभी गलती मत करना, ये हमेशा ही 0 आएंगे। डेल्टा जो है बेसिक वेरिएबल के डेल्टा हमेशा 0 होते हैं। जो इस कॉलम में लिखे होते हैं ये बेसिक वेरिएबल होते हैं। इनके अलावा जो बाकी बचे हुए कहलाते हैं नॉन बेसिक वेरिएबल, तो उनके डेल्टा अलग हो सकते हैं, लेकिन इनके डेल्टा हमेशा ही 0 होते हैं। ठीक, अब इन डेल्टा को देखो, क्या ये डेल्टा सारे लेस देन इक्वल टू 0 आए? अगर ये डेल्टा लेस देन इक्वल टू 0 आ गए हैं तो सिंपलेक्स मेथड कहता है कि इस टेबल में जो आंसर है वो ही सबसे बेस्ट है, उस पर ही जेड की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। लेकिन डेल्टा जे ये लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव या 0। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ तो 4m आ रहा, ये तो पॉजिटिव है। ये 7m-2 है, 7m-2, और m जो था बहुत बड़ा था, पॉजिटिव में, तो 7 की मल्टीप्लाई करो और -2 करोगे तो भी तो ये पॉजिटिव रहेगा। तो इसका मतलब ये अभी आंसर सही नहीं आया। तो जब आंसर सही नहीं आता तो सिंपलेक्स मेथड कहता है एक नई टेबल बनाओ, और नई टेबल में ये जो बेसिक वेरिएबल है या कह दीजिए जो आइडेंटिटी के कॉलम है ये बदलो, ये किसी दूसरे के लो। तो उसने सलाह दी क्या कि भाई जब इनको बदलोगे तो किस नियम से बदलोगे? उसने कहा सबसे पहले सबसे बड़ा डेल्टा जे चुनिए। कौन सा है सबसे बड़ा डेल्टा जे? ये 7m है, ये 4m है, तो सबसे बड़ा डेल्टा जे ये है। ये इसके ऊपर देखो कौन है, x1, तो ये कहलाएगा इनकमिंग वेक्टर। ये वाला ये इनकमिंग वेक्टर है। तो इनकमिंग वेक्टर कैसे चुनते हैं? जो लार्जेस्ट डेल्टा जे होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डेल्टा जे दो जगह एक से हो जाते हैं सेम, तो वहां पर चॉइस होती है, कोई सा भी चुन सकते हो। तो फिलहाल तो यहाँ सबसे बड़ा यही है डेल्टा जे। 7m है, इसमें 4m है, ये नेगेटिव है, ये 0 है, तो सबसे बड़ा ये वाला। तो x1 कहलाएगा इनकमिंग वेक्टर। इनकमिंग का मतलब है कि इनमें से एक बाहर निकाला जाएगा जबरदस्ती, और उसकी जगह x1 को बिठाया जाएगा। लेकिन किसको बाहर निकालेंगे इसमें से? क्योंकि यहाँ तो 3 तो रो हैं, तो 3 तो वेरिएबल होंगे, चौथा कहां से लिखेंगे? तो इसलिए एक को उठाना होगा यहाँ से। एक को उठाने के लिए फिर एक रेशो निकालनी पड़ती है, जिसे बोलते हैं मिनिमम रेशो। और मिनिमम रेशो निकलती कैसे है? XB वाले कॉलम को जो तुम्हारा इनकमिंग का कॉलम आया है x1 का, उससे डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन उन्हीं एलिमेंट से डिवाइड करेंगे जो 0 से बड़े होंगे, नेगेटिव या 0 से डिवाइड कभी नहीं करेंगे। तो देखो यहाँ पे है XB वाले कॉलम में 3, तो 3 को 3 से डिवाइड करो, यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड करो, तो 3/3 कुल मिला के क्या आ जाएगा? 1। तो इस पहली रो की रेशो 1 आई। फिर ऐसे ही सभी रो के लिए निकालो। 6/4 लिखोगे यहाँ पर, 6/4, तो इसकी मिनिमम रेशो आई 3/2। इसकी निकालो 4/1, तो कितनी आ गई? 4 आ गई। अगर मान लीजिए किसी वजह से यहाँ 0 होता तो इसे खाली जगह छोड़ देते कि इस रो की मिनिमम रेशो नहीं निकाली जाएगी। अब इनमें सबसे छोटी चुनिए। ये 1.5 है, ये 4 है, तो सबसे छोटी इस रो की है, पहली रो की। तो पहली रो किसने बना रखी है? A1 ने, तो ये वाला होगा हमारा आउट गोइंग। तो आउट गोइंग जो चुना जाता है वो मिनिमम रेशो को देखकर चुना जाता है, और जो इनकमिंग चुना जाता है वो चुना जाता है लार्जेस्ट डेल्टा जे को देखकर। जो सबसे बड़ा डेल्टा जे होता है, लेकिन पॉजिटिव होना चाहिए, लार्जेस्ट डेल्टा जे। तो ये हमारा इनकमिंग हुआ। इसका मतलब है इस वाले कॉलम में आपके बाद x1 को लाओ, किसकी जगह लाओ? A1 की जगह। तो मैं नई टेबल बनाने जा रहा हूं, बस बिल्कुल सेम वही करेंगे जैसे ऊपर करा आप सेम। बस एक बात ध्यान से सुनना कैसे कैसे करेंगे। ये मैं आगे बढ़ा देता हूँ, सुनिए। देखिए अब यहां से मैंने A1 हटा दिया, उसकी जगह क्या लिया मैं x1। बाकी सबको ऐसे लिखो, A2 और यहाँ पर S2, ये लिख दिया, ये लिखे। अब यहाँ पे जो CB हैं, CB वाले ऊपर देख कर लिखे जाते हैं, बस ये ध्यान रखना। ये वाले CB, तो बताओ तुमने x1 लिखा, तो x1 का C कितना है? अरे CB का मतलब है बेसिक वेरिएबल का C, बताओ कौन सा है? तो बेसिक वेरिएबल लिया कौन सा तुमने? x1 लिया, तो x1 के ऊपर देखो -2 है, तो यहाँ -2 लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे A2 कितना है? A2 का ये रहा, A2 का है -m, तो -m आएगा। फिर देखो S2 का कितना है? S2 का कितना था? ये तो यही रहेंगे नीचे वाले ही। S2 का कितना था? यहाँ देखो, S2 का 0 था, 0 हो जाएगा, ये रहा। अब तुम्हें ये जो ये टेबल है यहाँ से यहाँ तक की, ये बदलनी पड़ती है बस। ये टेबल बदलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की। ये टेबल पर ध्यान देना, बस इसी में गलती मत कर देना। यहाँ से लेकर यहाँ तक की टेबल बदलूंगा मैं, जो ये टेबल, ये मेन होती है ये वाली।
अरे कहाँ चला जा रहा है, ये यहाँ तक की ये टेबल जो यहाँ तक की, इस टेबल को लिखना ही बहुत वो है बस। देखो कैसे कैसे करते हैं, सुनो ध्यान से। तुमने x1 को क्या बनाया, बेसिक वेरिएबल, तो इसका कॉलम जो होना चाहिए आइडेंटिटी कॉलम होना चाहिए। और कौन सा कॉलम होना चाहिए, फर्स्ट कॉलम, क्योंकि फर्स्ट रो में है ये। A2 का सेकंड होना चाहिए, तो A2 का तो अपने आप ही सेकंड वाला कॉलम मेरा 0 1 0। और S2 का होना चाहिए थर्ड वाला, थर्ड S2 का भी अपने आप है। लेकिन देखो x1 का तो है ही ना, 3 4 1 आ रहा, तो तुम्हें x1 के कॉलम को बदलना पड़ेगा, और x1 के कॉलम को बदलना पड़ेगा, यहाँ पर 1 लाना पड़ेगा, और नीचे सारी जीरो बनानी है। तो सबसे पहले यहाँ 1 बनाएंगे, तो 1 कैसे बनेगा, R1 को डिवाइड कर दीजिए किससे, R1 को डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 1, और बाकी करूंगा मैं सब जीरो। तो किस मतलब ये मैट्रिक्स से रूल लगाने, तो फर्स्ट रो में 3 से डिवाइड करो पहले सारे में, 1 यहाँ 1, यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ आ जाएगा 1/3, यहाँ पर जाएगा 0, ये आ गया। अब तुम्हें यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना, मैं सब बॉक्स में बंद करता हूँ, इसे 1 बना रहा, इसे 1, इसी को बोलते हैं की एलिमेंट। दो से लोग ऐसे समझाते हैं इसे की एलिमेंट को, जो आउट गोइंग की रो है और इनकमिंग का कॉलम है, उनका जो इंटरसेक्शन है वो की एलिमेंट है। तो इनकमिंग वेक्टर कॉलम ये वाला और आउटगोइंग की रो ये वाली, तो ये है हमारा की एलिमेंट। इसे 1 बनाते हैं, ऐसे कॉलम के सारे 0 बनाते हैं। क्यों बनाते हैं 0, क्योंकि तुमने इसे बेसिक वैल्यू बनाया, और वही पहले वाला। तो अब यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0, तो सोचो कैसे बनाओगे, R2 में क्या ऑपरेशन लगाओगे, सोचो R2 में यहाँ कितना है 4 है, तो यहाँ 4 बनाओ, यहाँ 4, तो 4 कैसे बनेगा, 3 में मल्टीप्लाई कर दो 4/3 की, 3 कट जाएगा, फिर घटा दो, तो R2 में से माइनस करना है 4/3 इंटू R1। तो फिर पूरी रो को चेंज करना पड़ेगा तुम्हें, तो पूरी रो क्या बन के आएगी वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास में लिखे हुए सब ये है 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 5/3, ऐसे यहाँ पर -1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये बना जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 1 मिनट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये मैंने ये नहीं करा कैलकुलेट, 1 मिनट मैं दोबारा लिख लेता हूँ, 1 मिनट। देखो यहाँ पर R2 - 4/3 R1, पहले यहाँ पर चेक करो, यहाँ 6 है, तो 6 - के 4/3 इंटू में R1 में कितना है 3, सोल्व करो, 3 से 3 कट गया तो 2 बच गया, तो 2 सही आ गया। फिर यहाँ पे देखो 4 में से क्या घटाना है तुम्हें, ये रहा 4/3 इंटू R1, 4/3 इंटू R1, और R1 में कितना है 3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 में से 4 गया, 0 आ गया। फिर ऐसे यहाँ करो, यहाँ पर कितना है R2 में 3 है, तो 3 में से करना है 4/3 इंटू R1 में कितना है 1, तो ये यहाँ 3 3 9, 9 में से 4 गए 5, 5/3 आ जाएगा, शायद सही तो आ रहा, ठीक तो आ गया। फिर ऐसे ही यहाँ तुमने 4/3 की मल्टीप्लाई करी, इसमें घटाया -1 तो आएगा, यहाँ 0 जाएगा। फिर यहाँ पर तुमने 4/3 की मल्टीप्लाई करी, इसमें से घटाया, -4/3 आएगा यहाँ पर, ये गलत हो गया, ये -4/3 आएगा। फिर यहाँ पे करो 0 है, अब यहाँ पर 1 है, तो तुमने इसमें 4/3 से करी, इसमें से घटाया, तो 1 ही रहेगा, ये रहा 1, ये। देखिए एक बार चेक कर लेगा, हाँ जल्दीबाजी में गड़बड़ न जाए। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पर यहाँ पर 0 बनाना, यहाँ पर 0 बनाना था, अब यहाँ 0 बनाएंगे थर्ड रो में, तो देखो यहाँ 1 है, और यहाँ 1 कैसा बनेगा, 1/3 की मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में, और इसमें से इसे माइनस कर दो, R3 में ऑपरेशन लगाओ, क्या ऑपरेशन लगाएं, R3 - 1/3 इंटू R1 कर दो। जिसको 0 बनाना है वहां देखो क्या बनाना है, क्या है वहां पर, वहां 1 है, तो 1 यहां बनाने की कोशिश करो, 1 यहां कैसे बनेगा, 1/3 की मल्टीप्लाई करके और घटा दो, 0 बन जाएगा। तो ये ऑपरेशन पूरी रो में लगाना तुम्हें। तो अब यहाँ लगाओ ऑपरेशन, ये R3 में यहाँ कितना है 4 है, तो 4 - के 1/3, और R1 में कितना है 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 3 तो बचेगा, ये रहा। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा मेरे ख्याल से 0 ही आ जाएगा, यहाँ करो, यहाँ 2 माइनस से कितना आ जाएगा 1/3 इंटू में 1 है, तो कितना आ जाएगा 3 2 6, 5/3 आ जाएगा शायद, यहाँ 5/3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे करो, यहाँ 0 जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 1 ही रहेगा, इसमें करोगे तो माइनस के 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 0 जाएगा, ये रहा। ठीक है, ये नई टेबल बन गई। अब इस नई टेबल में फिर वही सारा काम करो, पहले CJ निकालो, फिर ZJ निकालो, फिर डेल्टा J निकालो। तो वो काम सारा दोबारा से करना पड़ेगा तुम्हें। सबसे पहले ZJ निकालते हैं। ZJ निकालने का रूल क्या है, सोचो। ZJ निकालने का रूल क्या है, CB में मल्टीप्लाई करनी होती है XJ की, CB वाला कॉलम ये हो रहा और XJ वाला कॉलम ये हो रहा, इनकी मल्टीप्लाई करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो -2 आ जाएगा, ये सब 0 हो जाएंगे।
फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो माइनस के 2/3, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस के 5/3m, तो माइनस के 5/3m और माइनस के आ जाएगा 2/3, ये बैठेगा। इस वाले की मल्टीप्लाई इसमें 0, इसकी इसमें माइनस के प्लस के m हो जाएंगे, ये रहा, ये 0 हो जाएगा। और फिर इस वाले करो, इसकी इसमें करोगे तो माइनस के 2/3, माइनस के 2/3, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो प्लस के हो जाएंगे 4m, ये तो करना था पहले, ये तो 0 आगे लिखा है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, ये तो 0 आ गया, इसी कर रहे थे ना। हाँ, इसकी इसमें बैठी तो 4m/3 आ गया, ये वाला 0 हो गया, और ऊपर बैठ गया था माइनस के 2/3, ये रहा। और यहाँ पर आ गया तुम्हारा इसकी इसमें 0, ये बैठ गया माइनस के m, ये रहा माइनस के m, और ये वाला बैठ गया 0। अब हमें डेल्टा जे निकालना, डेल्टा जे का फॉर्मूला ये रहा, सी जे में से जेड जे निकालो, सी जे ऊपर लिखे हुए माइनस का 2, उसमें से जेड जे को माइनस करो, तो इसमें से इसे माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा। अब -1 लिखा ऊपर, उसमें से इसे माइनस करो तो ये प्लस के बन जाएगा, प्लस के बनेगा 5/3m, लेकिन ऊपर -1 था, और जब इसे करा तो ये प्लस हो गया 2/3, तो ये बैठ जाएगा मेरे ख्याल से माइनस के 1/3। एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन में जल्दीबाजी में गड़बड़ ना हो जाए। फिर यहाँ पर है तुम्हारा C3 ऊपर 0 है और ये m है, तो ये माइनस के m आ जाएगा, ऊपर 0 है और यहाँ 0 है तो 0 ही रहेगा। इसमें से -m में से इसे माइनस करेंगे, जरा करना, -m में से इसे कितना माइनस होगा, ये -m ऊपर है और हमने ये वाला माइनस करा, तो माइनस के 4m/3 और प्लस के हो जाएंगे 2/3, तो यहाँ 3 यहाँ गए तो माइनस के 7m/3 और प्लस के 2/3 आएगा, तो माइनस के 7m/3 और प्लस के 2/3, ये रहा। ऐसे यहाँ करेंगे, ऊपर -m है नीचे -m है, घटाओगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना होता है कि भाई आंसर आ गया या नहीं आया, तो देखो सारे डेल्टा चेक करो, ये वाला डेल्टा देखो, यहाँ m प्लस का है और m होता है बहुत बड़ा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, लेकिन ये नेगेटिव है। यहाँ माइनस के 7m है, तो जब भी m के साथ में नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा, और यदि m के साथ में प्लस आ रहा ना तो समझो पॉजिटिव है, क्योंकि वो बहुत बड़ी वैल्यू है, चाहे पीछे कितना भी घट रहा हो, लेकिन m पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही है बस। तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये लेकिन पॉजिटिव है, और ये 0 आ गया, तो इसका मतलब अब भी हमारा आंसर नहीं आया क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया है। तो फिर हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी। अब एक टेबल कैसे बनाएंगे वो तुम्हें मालूम है। अब तुम्हें फिर दोबारा से बेसिक वेरिएबल चेंज करने होंगे। बेसिक वेरिएबल ये रहे हमारे, इन्हें चेंज करना होगा, किसी को हटाना होगा यहाँ से और दूसरे को लाना होगा। पता क्या चलता है, सबसे बड़ा डेल्टा जे पकड़ो, तो सबसे बड़ा डेल्टा जे ये है, ये सबसे बड़ा डेल्टा जे है, ये वाला, ये पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर कौन लिखा हुआ था, x2, तो इसका मतलब अब की बार x2 आएगा। तो कौन बाहर जाएगा, बाहर जाने के लिए मिनिमम रेशो निकालनी पड़ती है, और मिनिमम रेशो के लिए xb वाले कॉलम को x जो इनकमिंग वेक्टर कॉलम है उससे डिवाइड करना पड़ता है। इनकमिंग अब की बार बना है x2, तो x2 से डिवाइड करना है तुम्हें, लेकिन x2 की पॉजिटिव वैल्यू से करो। यहाँ पर है 1 और इसको डिवाइड करो 1/3 से, तो कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 आएगा। फिर यहाँ पे है 2 और यहाँ है 5/3, तो 2/5/3, 3 पहुंच जाएगा ऊपर तो 6/5 हो जाएगा, ये आ गया। फिर यहाँ पे बैठेगा 3, ये 3 पहुंचेगा ऊपर तो 9/5 हो जाएगा, ये रहा 9/5। ठीक है, अब इनके अंदर तुम्हें ये देखना है कि यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा आया है, तो सबसे छोटा मेरे ख्याल से ये बैठेगा मिनिमम, ये सबसे छोटा है। तो ये देखो किस रो के सामने है, ये A2 के सामने है, तो इसका मतलब ये हमारा अब की बार बाहर जाएगा, ये आउट गोइंग होगा। तो इनकमिंग तो देता है लार्जर डेल्टा जे, और आउट गोइंग देता है हमें कौन, मिनिमम रेशो। तो उनका उनका इंटरसेक्शन एलिमेंट देखो, इस रो का इंटरसेक्शन ये है और कॉलम, ओ सॉरी हाँ, इस रो का इंटरसेक्शन और कॉलम का इंटरसेक्शन ये, तो ये वाला की एलिमेंट आएगा। ऐसे मत सोचिए, जैसे मैं बताता हूँ वैसे बताइए, करिए। मैंने क्या कहा था अभी तुम्हें कि जब भी तुम्हें यहाँ पे देखते हैं कौन बाहर जाएगा, A2 बाहर जाएगा, A2 की जगह कौन आएगा, x2 आएगा, तो पहले इसे बना लो, यहाँ x1 रहना है, A2 की जगह यहाँ x2 रहना है, और s2 नहीं रहेगा क्योंकि हमने A2 बाहर निकाला। इसका मतलब हमने बेसिक वेरिएबल जो लिए हैं वो x1 x2 s2 ले लिए हैं, ये बेसिक वेरिएबल लिए हैं। ठीक है, इनके अनुसार ही टेबल बनेगी। अब सबसे पहले आता है CB वाला कॉलम, ये CB वाला कॉलम, तो x1 का C, तो x1 तो हमने हटाया ही नहीं, तो इसका C तो यही रहेगा, बस A2 हटाया, तो A2 की जगह कौन लाए हो, x2 लाए हो, तो तुम्हें x2 का ऊपर जाकर
C2 देखना पड़ेगा कितना था, x2 का C2 था -1, तो तुम्हें यहाँ -1 लिखना पड़ेगा। ये रहा यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, ये रहा। फिर S2 में भी हमने कोई चेंज नहीं करा, वो 0 आ गया। बाकी उसके बाद पूरी टेबल बदलेगी। अब पूरी टेबल कैसे बदलती है वो भी तुम्हें पता है। देखिए x1 का तुमने बेसिक वेरिएबल लेना है x1 को, तो x1 कॉलम क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी कॉलम के अनुसार, वो भी फर्स्ट कॉलम। तो x1 कॉलम तो अपने आप ही रहा 1 0 0। फिर x2 का होना चाहिए सेकंड कॉलम, लेकिन x2 का सेकंड कॉलम नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हें यहाँ 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ 0, तब जाकर x2 का सेकंड कॉलम बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अनुसार। फिर तुम्हें S2 देखना, S2 का थर्ड कॉलम, तो S2 का कॉलम शायद ये था, तो ये तो अपने आप ही आ रहा 0 0 1, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, तो बस तुम्हें x2 को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 बनाना, यहाँ 1, यहाँ 1, तो यहाँ 1 बनाने के लिए क्या करोगे, इस रो को मल्टीप्लाई कर दोगे 3/5 से, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई R2 में मल्टीप्लाई कर देना 3/5 की, ये काम करना, ये 3/5, तो यहाँ पर 1 बनेगा। तो जब यहाँ 3/5 करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर तो आ जाएगा 6/5, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 3/5 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 3/5, और यहाँ पे करोगे 0 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो माइनस के 3 कट जाएगा, 4/5 आ गया, और यहाँ पे करोगे इस जगह तो यहाँ आ गया 3/5, ये आ गया। वैसे तुम्हें एक बात और बताता हूँ, अगर तुम्हें क्वेश्चन आसान करना हो, जो ये आर्टिफिशियल वेरिएबल हैं, जब 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 ये बाहर निकलते रहेंगे तो इनके कॉलम को कैलकुलेट मत करिए, क्योंकि इनके लिए जो डेल्टा आता है वो हमेशा ही नेगेटिव आता है। तो बेसिक वेरिएबल के लिए बताया था मैंने, जितने बेसिक वेरिएबल होते हैं या आइडेंटिटी के कॉलम होते हैं उनके लिए भी डेल्टा हमेशा 0 बैठता है, और जो ये आर्टिफिशियल होते हैं इनके लिए भी हमेशा डेल्टा 0 बैठता है। इसलिए डेल्टा वाले कॉलम को कैलकुलेट नहीं करते कभी भी, जो है जो आर्टिफिशियल वाले वेरिएबल को, सॉरी आर्टिफिशियल जो वेरिएबल हैं उन जो ये बाहर निकल जाते हैं, तब जैसे A2 बाहर निकल गया तो अब A2 के कॉलम को छोड़ दो, लिखो मत। और जैसे इससे ऊपर की टेबल में A1 बाहर निकल गया था, वहां पर यहाँ A1 बाहर निकल गया था पहली टेबल में ही, तो फिर तुम्हें A1 के कॉलम को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। इसको चाहे कैलकुलेट कर लिया अभी हमने, तो देखो तुमने देखा नहीं यहाँ पर डेल्टा कितना आया था, नेगेटिव में आया था। इनके डेल्टा हमेशा नेगेटिव में आते हैं आर्टिफिशियल के, इसलिए इनके कॉलम छोड़ते जाते हैं, जो जो बाहर निकलता रहेगा उसी को बाहर छोड़ते जाइए। तो जैसे A1 बाहर निकल गया तो A1 का कॉलम मत कैलकुलेट करो। अब A2 बाहर निकल जाएगा तो A2 का कॉलम लिखो ही मत, छोड़ दो। तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो ये दोनों कॉलम छोड़ सकता हूँ, क्योंकि मेरा ऊपर A1 भी बाहर निकल गया था और A2 भी बाहर निकल गया था, तो मैं चाहूँ तो इन्हें दोनों को छोड़ दूँ, यहाँ पर इन्हें कैलकुलेट करूँ ही ना मैं, तो मैंने यहाँ पे छोड़ भी दिया, बेमतलब कैलकुलेशन करने का कोई फायदा नहीं है। अब बात उठती है यहाँ पर, जैसा हमने यहाँ 1 बना लिया, अब तुम्हें ऊपर 0 बनाना पड़ेगा। यहाँ 0 कैसा बनाए यहाँ, लेकिन बनाना इसकी हेल्प से ही है। तो मैं तुम्हें क्या समझाया था अभी, जैसे तुम्हें इसे 0 बनाना, इसे 0 बनाना, इसकी हेल्प से बनाना, तो यहाँ क्या है 1/3, तो यहाँ 1/3 कैसा आएगा, इसमें 5 से डिवाइड कर दो, इस वाली सेकंड रो को 5 से डिवाइड करोगे तो 1/3 बचेगा, और उसमें से इसे माइनस कर दियो फिर। तो R1 में से क्या करना चाहिए, R1 में से माइनस करना चाहिए 1/5 करके R2 को, ये ऑपरेशन लगा दीजिए, तो 100% यहाँ पर 0 हो जाएगा। लगाइए, R1 यहाँ कितना है 1, तो 1 में से तुम्हें घटाना है 1/5 इंटू R2, R2 में कितना है 2, सोल्व करो इसे, तो यहाँ जाएगा 5 में 3 गया, 2 गया 3, तो 3/5 आ जाएगा, तो यहाँ बैठेगा 3/5। फिर यहाँ कैलकुलेट करो, इसमें R1 में से माइनस करना तुम्हें 1/5 को, R1 ये रहा और माइनस के 1/5, इसमें 0 को करोगे 0 ही आ जाएगा, तो 1 ही आ जाएगा, कुल मिला के 1 आ गया। यहाँ पर तुम्हारा 0 आ ही जाएगा अपने आप ही। यहाँ करो, यहाँ पर यहाँ 0 है, R1 में यहाँ 0 है ना, और इसमें करी तुमने 1/5 की, इसमें से इसे घटाओगे तो प्लस के हो जाएगा 1/5, यही आ गया। फिर ऐसे यहाँ पे करो, यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो ये 0 ही रहेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। अब देखो यहाँ तुम्हें 0 बनाना, यहाँ पे 0 बनाना, तो R3 में से R2 को माइनस कर दो, तो R3 माइनस क्या करना है R2 को, तो जब यहाँ पर करोगे तुम इसमें से इसे माइनस करोगे 1 आ जाएगा, इसमें से ये 0 आ जाएगा, इसमें से ये 0 आ जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो +1 बन जाएगा, इसमें से ये माइनस करोगे तो 1 आ जाएगा। ये हम कॉलम छोड़ रहे हैं, इन कॉलम को कैलकुलेट नहीं कर रहे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल वेरिएबल के कॉलम थे, तो उन्हें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद फिर वही काम करना है, डेल्टा जे कैलकुलेट करिए, उससे पहले जेड जे निकालिए। तो अब हम यहाँ पर जेड जे निकालते हैं। जेड जे का फॉर्मूला वो होता है, जेड जे बराबर होता है CB इंटू एक्स जे, ये रहा। तो CB वाला कॉलम तो ये रहा,
और x1 वाला कॉलम गिरा, मल्टीप्लाई करो, इसकी इसमें -2, इसकी इसमें 0, इसकी इसमें 0, तो -2 आ जाएगा। इसकी करो इस वाले कॉलम की इस वाले में, माइनस ये 0 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो -1 आ गया। इस वाले कॉलम की करो इस वाले में, जब इसकी इसमें करेंगे तो -2/5, और ये इसकी करोगे इस वाले में तो +2/5, नहीं 3/5, 3/5, इसकी इसमें करोगे 0, तो कुल मिलाकर बैठेगा तुम्हारा कितना 1/5 बैठ जाएगा, तो 1/5 तो यहाँ आ गया। इसकी इसमें करो 0, ये करो 0, इसकी इसमें 0 आ गया, ये आ गया। तो इस तरह से हमने देखा कि डेल्टा जे निकल गए। अब हम निकालते हैं डेल्टा जे। अब डेल्टा जे क्या होता है? डेल्टा जे होता है सी जे में से जेड जे को माइनस करना है, लेकिन सी जे सबसे ऊपर लिखे होते हैं, सबसे ऊपर ये रे सी जे यहाँ है -2, तो -2 में से Z1 माइनस कर दो, तो -2 में से -2 क्या आएगा? 0 आ जाएगा। वैसे तुम्हें मैंने बता रखा जितने बेसिक वेरिएबल होते हैं जो यहाँ पर पड़े कॉलम, उनके सारे डेल्टा 0 आएंगे। जैसे x1 यहाँ पड़ा हुआ तो x1 का डेल्टा 0 आएगा, चाहे कैलकुलेट कर लो। x2 यहाँ पड़ा हुआ तो ये डेल्टा 100% 0 आएगा। ये देख लो, आइडेंटिटी का जो कॉलम होता है उसके लिए हमेशा ही डेल्टा 0 होते हैं, उन्हें दिमाग मत लगाओ, बाकी के लिए चेक कर लो, बस इसे चेक करो इस वाले को। तो ऊपर देखना पड़ेगा तुम्हें इसके लिए C2 कितना था और C कितना था, थोड़ी ये है x1 x2 और यहाँ मेरे ख्याल से S1 था शायद। ऊपर देखो इसका, हाँ S1, इसका C कितना है? 0, और नीचे जो हमारा जेड जे आया वो 1/5 आया, तो माइनस के 1/5 आ गया। ऊपर 0 था ना, हाँ 0 में से ये गया तो माइनस के 1/5 आ जाएगा, ये आ गया। अब देखो सारे डेल्टा जे कैसे आगे नेगेटिव आ गए, बस प्रॉब्लम खत्म हो गई। तो यहाँ पर हमने देखा ऑल डेल्टा जे लेस देन इक्वल टू 0, सो ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या बना? ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ देखते हैं, यहाँ मिलते हैं सॉल्यूशन। x1 की जो वैल्यू आई वो 3/5 आई, x2 की जो वैल्यू आई वो 6/5 आई, s2 की जो वैल्यू आई वो 1 आई, और जो इस टेबल में नहीं है वो सब 0 है। जैसे इसके अंदर s2 नहीं, s1 नहीं आया तो वो 0 है। a1 जो a2 है ये आर्टिफिशियल होते हैं, और इनकी वैल्यू यहाँ पर जब ये है ही नहीं यहाँ पर तो इनकी वैल्यू 0 होगी। अब ये हमारा ऑप्टिमल क्यों कहा? क्योंकि अब जो इस पर जेड आएगा वो सबसे बढ़िया आएगा। देखिए अब जो जेड आया वो कितना बैठा, अब तुम्हें क्वेश्चन एक बार देखना है ऊपर, और जेड की वैल्यू जो भी है वो यहाँ निकाल के भर दो। देखो जेड हमारा ये रहा, जेड की वैल्यू थी -2x1 -x2, बाकी तो सब ये 0 हो ही जाएंगे, नहीं मत लिखो, बस केवल ये लिखो -2x1 -x2, -2x1 -2x1 बस इसमें भर दो। -2 x1 की वैल्यू आई 3/5, x2 की वैल्यू आई 6/5, इसे कैलकुलेट कर दो, तो -6/5 यहाँ हो गई, -6/5 यहाँ हो गई, कुल मिलाकर -12/5। बस ये आंसर सबसे अच्छा है। तो इस तरह से हम इन प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं। थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती हैं, फिर भी एक अगर मान लीजिए फिर भी तुम्हें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है तो वीडियो को दोबारा देखिए, और यदि मान लीजिए फिर भी दिक्कत आती है वीडियो देखने के बाद में तो मुझे कमेंट करिए और मैं फिर 1-2 प्रॉब्लम और सोल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। वैसे तो अभी रोज करेंगे हम इसके अंदर, जैसा अगली वीडियो में फिर करेंगे इस प्रॉब्लम को सोल्व, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बिगम मेथड बताया, फिर मैं तुम्हें 2 फेस मेथड बताऊंगा, तो ये बार बार वही रिवाइज होती रहेंगी। देखिए 2 फेस मेथड, बिगम मेथड, छोटी सी एक समस्या है, क्या मेन तो सिंपलेक्स मेथड ही है, छोटी समस्या ये है कि जैसे इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन पाया, और सिंपलेक्स मेथड तब तक काम नहीं करता जब तक कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स फर्स्ट टेबल में अवेलेबल ना हो, क्योंकि वो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वही तो बी वाला कॉलम तैयार करेगा, बी वाला कॉलम, और जब ये टेबल तैयार नहीं होने की तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। तो बिगम ने या 2 फेस मेथड बस ये केवल इस समस्या को दूर करते हैं। ये क्या कहते हैं कि भी जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बन रहा तो एक काम करिए, आर्टिफिशियल वेरिएबल, काल्पनिक वेरिएबल डाल दीजिए। अब कितने डालने हैं वो तुम सोचिए, कितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स अवेलेबल हैं और कितने आइडेंटिटी मैट्रिक्स के कॉलम तुम्हें और चाहिए। जैसे इस प्रॉब्लम में था S2 बना रहा था हमारा आइडेंटिटी का एक कॉलम, क्या बना रहा था 001, लेकिन फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि S1 का जो कॉलम बन रहा था वो बन रहा था ये S1 का 0 -1 0, तो ये आइडेंटिटी का कॉलम थोड़ा ही है, आइडेंटिटी कॉलम तो 0 1 0 होता, ये -1 आ गया। तो इसलिए हमें A1 और A2 दो आर्टिफिशियल पहले दोनों इक्वेशन में डालने पड़े, जिससे कि हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। बस इतनी सी समस्या को दूर करने के लिए बिगम ने कहा
कि भाई जब इन्हें जेड में दिखाओगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में इनके सी लोगे तो इनके माइनस एम डाल देना, तो उससे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो मैंने माइनस एम डाल दिया बस। बस बीगम ने इतनी सी बात बताई कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अंदर इनके कोएफिशिएंट माइनस एम डालिए और प्रॉब्लम को जैसे तुम सोल्व करते हो वैसे सोल्व करिए। ठीक है, ऐसे टू फेस ने बताई है, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा फिर जो है। ठीक बच्चों, ओके, थैंक यू।